नमस्कार श्रोताओं, आज की इस मुलाकात में हमारे साथ हैं डॉक्टर ललित मोहन जी और हम आपको बताना चाहेंगे कि आप विश्वविद्यालय के पूर्व डीन और कई विभागों के विभाग अध्यक्ष रह चुके हैं। साथ ही आपने पहले आकाशवाणी में भी अपनी सेवाएं दी हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप हमारे यहाँ आए। बहुत धन्यवाद जयशेखर जी, और मेरे साथ निषाद जी हैं, उनको भी मेरा नमस्कार। तो सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब, आप बखूबी आकाशवाणी में अपनी सेवाएं दे रहे थे, फिर अचानक से ऐसा क्या परिवर्तन आया आपके दिमाग में कि अपने उस विश्वविद्यालय की तरफ लौटा जाए जो आपके शहर में यूं कहा जाए कि आपके रग रग में बसी हुई थी, वो विश्वविद्यालय और डॉक्टर गौर। देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में कोई एक व्यक्तित्व होता है जो उसे प्रभावित करता है। आप किसी से भी पूछिएगा, वो एक व्यक्ति का नाम लेगा कि इनके जीवन चरित्र ने मुझे प्रभावित किया। तो मैं जिस एक व्यक्तित्व से प्रभावित हुआ हूँ, उनका नाम है डॉक्टर हरि सिंह गौर। और होता यूं है कि सागर शहर में 3 बत्ती एक प्रसिद्ध जगह है, वहाँ हमारे पिताजी की हारमोनियम की दुकान होती थी जी। अंग्रेजों के जमाने से 1942 से। और जो गौर मूर्ति कहलाती है, जब मैं लगभग 10 साल की उम्र में था तो मेरे सामने वो गौर प्रतिमा का अनावरण हुआ, रखी गई, और उसका मैं बाल रूप में साक्षी हूँ। इतनी भव्य जनता 3 बत्ती से लेके पूरा बाजार पेड़ों पे यहाँ वहाँ उस लोकार्पण में थे। तब मैं अपने पिता से और लोगों से पूछता था कि ये कौन है। वहां से किस्से सुनाए जाते थे कि ये गौर साहब हैं, इन्होंने यूनिवर्सिटी बनवाई है, पैसा दान दिया है, वगैरह वगैरह वगैरह। वो बीज अंकुरित होता है और हम इनके बारे में जानते हैं। फिर हर गौर जयंती को हम लोग गौर मूर्ति, चूंकि दुकान थी तो सुबह से वहां देखते थे, लड्डू भी बंटते थे, बच्चे थे, और कई तरह के लोग आते थे। वाइस चांसलर हर साल आते थे, वहां एक अपना संबोधन देते थे। तो वो जो सालाना कार्यक्रम बचपन से देखते देखते बड़े हुए। भाग्य से विश्वविद्यालय से ही ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, पीएचडी किया, और आकाशवाणी छोड़ने का जो मूल कारण है वो इसके आगे आता है। वहां हमने काम किया, लेकिन मेरे मन में वही गौर साहब का व्यक्तित्व छलकता रहता था, और मन में रहता था कि एक व्यक्ति यार इतना बड़ा विश्वविद्यालय बना गया है, हम इस शहर के, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो हमने यहाँ प्रयास किया और चयन हो गया। तो हमने कहा सेवा तो दे ही सकते हैं। यहाँ से बात शुरू हुई कि यहाँ हमने त्यागपत्र दिया और विश्वविद्यालय की सेवा को चुना। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि डॉक्टर गौर का आपके जीवन पर बहुत प्रभाव रहा है और कहीं न कहीं उनकी जो प्रेरणादायी शख्सियत थी वो आपको विश्वविद्यालय की तरफ खींच करके ले गई। उनके आंगन में सेवा करने की जो आपके अंदर एक सोच थी वो कहीं न कहीं आपने साकार करने का काम किया है, और बहुत लंबे विश्वविद्यालयीन पठन पाठन शिक्षण कार्य के बाद आप सेवानिवृत्त हुए हैं। तो खासकर हम डॉक्टर गौर की शख्सियत को, व्यक्तित्व को यदि आपसे समझना चाहें, चूंकि आपने दोनों ही क्षेत्र को, एक शहरी के रूप में, आम शहरी के रूप में, और विश्वविद्यालय में एक शिक्षक के रूप में, दोनों ही चीजों को देखा है, तो डॉक्टर गौर की वो कौन सी बात है या उनके शख्सियत की वो कौन सी बात है जो आपको बहुत अंदर तक छूती है और आपको लगता है कि दूसरों को उससे प्रेरणा लेनी चाहिए, और खासकर विश्वविद्यालय के छात्र उनसे क्या वो सबक लेकर के जाएं ताकि वो सागर का और यहाँ के पठन पाठन का पूरे विश्व में नाम रोशन कर सकें? देखिए दीपक जी, मेरा ऐसा मानना है कि जिस व्यक्ति का जैसा स्वभाव होता है वो वैसा व्यक्तित्व अपने जीवन में चुनता है। अच्छा व्यक्ति अच्छे को चुनता है, बुरा बुरे को चुनता है, या जिनको जो आदर्श बना लेता है उनके गुण वैसे बन जाते हैं। तो वही बात के बचपन से किस्से सुनते आए। आश्चर्य होता था जब बताया जाता था कि इनने सारी संपत्ति जो भी कमाई वो आजादी से पहले 1946 में, मुझे याद आ रहा है 18 जुलाई को सागर विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी। और उससे पहले ये दिल्ली के यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, नागपुर रहे। तो इस बात से आप कल्पना करिए कि जब अंग्रेजों का राज था उस समय इस पिछड़े इलाके में कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय बना गया, पहली चीज। दूसरी चीज, जब इनके व्यक्तित्व और कृतित्व पे कुछ पढ़ने का, समझने का मौका मिला, हर साल गौर जयंती पे जो जुलूस निकलता था उसमें हम लोग शनिचरी बंगला स्कूल तक, और कोशिश होती थी विश्वविद्यालय तक भी जाएं। तो बंगला स्कूल का इनका पुराना घर देखा, बीच बीच में भी जाते थे। वहां से प्रेरणा मिलती थी कि यार एक गरीब परिवार का व्यक्ति इतना बड़ा काम कैसे कर गया। फिर उनकी कुछ गुणवत्ता उनके सहायकों से, एक थे ताराचंद गुप्ता जी जो उनके
निस्सहायक होते थे। एक थे गणेश रजक जो उनके अर्दली होते थे, और गोपालगंज में झंडा चौक के पीछे उनका एक परिवार था दूसरी तीसरी पीढ़ी का। तो कई साल पहले जब से हम विश्वविद्यालय में आए, इन लोगों से मैं चर्चा करता रहता था कि उनके बारे में बताइए। और ये मैं वो नाम ले रहा हूं जो गौर साहब के साथ रहे, क्योंकि हमने तो उन्हें देखा नहीं। तो वो बताते कि वो कैसे थे, क्या थे, और उनके किस्से सुन सुन के रोमांचित होता था। और आप अनुमति दें तो कुछ किस्से प्रसंग मैं उनके बताना चाहता हूं। एक उन्होंने बताया कि भाई कानून के बहुत बड़े ज्ञाता थे। उन्होंने कानून की किताबें लिखी और वो चली, पढ़ाई गई, उद्धरण के रूप में रखी गई। मतलब इतना था कि लोग कहते थे बाजार में एक बार उनकी गाड़ी पंचर होती है कील लग के, तो वो उसका हर्जाना उस समय की नगर पालिका से भरवाते हैं कि सड़क की सफाई करने की जिम्मेदारी आपकी थी, मेरी गाड़ी में कील लगी तो उसके जिम्मेवार आप होते हैं। इससे आप समझिए कि कितना सख्त कानूनी ज्ञान उनके पास था। कुछ और किस्से हैं कि रेलवे में फर्स्ट क्लास की बोगी होती थी, और फर्स्ट क्लास का जो वेटिंग रूम होता है उसमें फर्स्ट क्लास का मुसाफिर बैठता है। भाप के इंजन चलते थे और बोगी इस तरह से लगाई जाती थी कि फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम के सामने ही फर्स्ट क्लास का डब्बा है, और कभी कोई बोगी आगे चली गई, गौर साहब उसमें यात्रा करने वाले हैं, तो वो अपने वेटिंग रूम से तब तक नहीं उठते थे जब तक वो फर्स्ट क्लास की बोगी आगे पीछे करके उनके सामने ना आ जाए। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। डॉक्टर साहब, एक सवाल जहन में आ रहा है कि आप उन सौभाग्यशाली व्यक्तियों में से एक हैं जिनको डॉक्टर गौर साहब के जो दर्शन है और जो उनके ख्वाब रहे हैं उनमें सहयोग करने का मौका मिला। तो चूंकि आपने बहुत लंबे अरसे तक विश्वविद्यालय में अपनी सर्विस दी है, अपनी सेवाएं दी हैं, तो ऐसे कौन कौन से कार्य आपने संपन्न किए जो लगता था कि डॉक्टर गौर साहब इसको देखकर खुश होते, और ऐसे कौन से काम अधूरे रह गए जो आपके मन में कहीं सालते हैं कि ये भी अगर वक्त मिलता तो ये भी पूरे करते? तो सबसे बड़ी चीज जो प्रभावित करती थी वो थी उनकी दानशीलता, कि 46 में आदमी पूरे जीवन की कमाई दे गया। तो उसी समय हमने तय किया कि हम कुछ करेंगे, और लगभग 1-1.5 साल के बाद हमने एक घोषणा की कि मेरे वेतन से 1000 रुपए प्रति माह दान स्वरूप कटौती की जाए और उनसे मेधावी छात्रों को सम्मानित किया जाए। और इसमें मेरे परिवार की पूरी सहमति थी। पिता खुश हुए, माँ खुश हुई कि नहीं, उनसे तुम प्रभावित हो, कर सकते हो। और शायद उस समय हम पहले शिक्षक थे जिन्होंने इस तरह की घोषणा की, और तब से लेके अब तक स्नातक स्तर के BA, BSc, BCom के 3 मेधावी छात्रों को सम्मानित किया जाता है, एक राशि से और प्रशस्ति पत्र से। तो पहला तो ये प्रभावित हुआ। दूसरा ये कि भाई विश्वविद्यालय उन्होंने बनाया तो हम यहाँ कम से कम पूरी ईमानदारी और शिद्दत से काम करें, और हमने की। सेवा भाव जब होगा, और शायद यही काम था कि मुझे 1, 2, 3, 4 विभागों के विभागाध्यक्ष का दायित्व, डीन का दायित्व, कई कमेटियों में मेंबरशिप और भी कई कामों में लगाया जाता रहा, और मैं उसको खुशी खुशी करता था। NCC ऑफिसर रहा 10 साल तो अनुशासन सीखा, हॉस्टल में वार्डन रहा तो बच्चों को संस्कार देने का प्रयास किया। बहुत कठिन दौर था, हॉस्टल के छात्रों को संभालना आप समझ सकते हैं। बाकी उतना तो हम कर भी नहीं सकते, डॉक्टर गौर के पासंग बराबर नहीं है। बस हम लोगों से ये कहते हैं कि यदि उनकी एक धरोहर है, आप कुछ नहीं दे सकते, तो उसका संरक्षण करिए, उसे एक सुरक्षित वातावरण दीजिए, उसे एक समृद्ध वातावरण दीजिए, उसे एक ईमानदार वातावरण दीजिए। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि कैसे उन दर्शन, उन विचारों को आपने न सिर्फ उसको जिया बल्कि अपने जीवन में बहुत अंदर तक आपने उसको उतारा। और आज के दौर में एक सबसे बड़ी समस्या जो देखी जाती है वो कथनी और करने की होती है। लोग कहते बहुत कुछ हैं लेकिन उसको पालन अपने जीवन में नहीं कर पाते हैं। लेकिन डॉक्टर गौर का वो जो दानशीलता का प्रवृत्ति था या चरित्र था, उसको आपने अपने भीतर उतारा। तो यदि हम डॉक्टर गौर के जीवनी की बात करें, हम देखते हैं कि एक व्यक्ति में बहुत सारे गुण एक साथ मौजूद हैं। वो दानवीर भी हैं, वो चिंतक भी हैं, वो विचारक भी हैं, वो शिक्षाविद भी हैं, वो कानूनवेत्ता भी हैं, वो समाज सेवक भी हैं। तो एक साथ कई गुण एक व्यक्ति के अंदर विद्यमान हैं। तो आज की यदि विद्यार्थियों की बात की जाए, छात्रों की बात की जाए, एक विषय में हुनर पैदा करना बड़ा मुश्किल होता है। तो डॉक्टर गौर के इतने विराट व्यक्तित्व के सामने, उनकी छाया में जो छात्र इस विश्वविद्यालय में मौजूद है, पढ़ाई कर रहा है, कैसे अपने भीतर
उस क्षमता का, उस चरित्र का निर्माण करे ताकि वो भी एक बहुआयामी व्यक्तित्व का स्वामी बन सके। 10 साल एनसीसी ऑफिसर के रूप में आत्म अनुशासन रहा और कई हजार छात्र मेरे संपर्क में निकले विश्वविद्यालय के, तो अनुशासन का पाठ उन्होंने सीखा इस तरह से एनसीसी के माध्यम से। 10 साल हम हॉस्टल में वार्डन रहे जहां अनुशासन की बहुत कमी होती थी, तो मैं हर हफ्ते कुछ न कुछ कार्यक्रम आयोजित करता था रचनात्मक, और छात्रों को कोशिश करता था कि इनमें से कुछ बन जाए। कोशिश करते रहे और उसमें से बहुत से छात्र बचते रहे। यदि आप जीवन में बुराई से, नशे से, कुसंगति से बच गए तो बन जाओगे। तो हॉस्टल में मैं इसीलिए वार्डन बना कि मुझे लगता था यहाँ रह के हम छात्रों में कुछ संस्कार की बातें कर पाएंगे। तो मैं लोगों को एक मंत्र तब देता था कि आत्मानुशासन, विनम्रता, दृढ़ता और धैर्य, ये 4 चीजें यदि छात्र जीवन में है तो आप संसार के जिस पद पे जाना चाहो चले जाओगे। छात्र जीवन में होना चाहिए। आपको छेड़ा जाएगा, आपके अधिकारों का हनन भी हो सकता है, आपको 4 छात्र मिलकर तंग भी कर सकते हैं। उन सब से सीखते हुए आपको आगे बढ़ना है और अपने आप को बचाना है। डॉक्टर ललित मोहन साहब, एक चीज और आपसे यहाँ पर हम समझना चाहेंगे कि बहुत बार ऐसा होता है कि लोग परिस्थितियों के सामने, चुनौतियों के सामने घुटना टेक देते हैं, और डॉक्टर गौर के जीवनी की बात यदि हम करें तो उनका व्यक्तित्व हमें ये भी सिखाता है कि कैसे आदमी परिस्थितियों को झेलते हुए, बहुत निम्न परिस्थिति से पैदा होकर के पूरे देश दुनिया में एक नाम रचना, एक कीर्ति स्थापित करना, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। लेकिन आज के जीवन में जब प्रतियोगिता इतनी गलाकाट हो चुकी है, बहुत होड़ मची हुई है चीजों को लेकर के, इंसान छोटी छोटी चीजों को लेकर के बैठ जाता है, अवसाद, तनाव का शिकार हो जाता है और कई बार बहुत गलत रास्ते की तरफ बढ़ जाता है। तो हमें ये भी अपने भीतर झांकने की जरूरत है कि डॉक्टर गौर जैसा व्यक्तित्व हमारे बीच में रहा है, और यकीन करना मुश्किल होता है कि कोई इंसान अपने जीवन भर की कमाई को दान करके इतना बड़ा विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए समर्पित कर सकता है। तो आज के विद्यार्थियों के लिए खासकर मैं बात करना चाहता हूं कि कैसे इन चीजों को, जो जीवन मूल्य है, उसको समझें और अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को आगे लेकर के जाएं। फिर हम कहेंगे आत्मानुशासन और विनम्रता। दूसरा इसके है कि गौर साहब सिफारिश के बहुत खिलाफ थे। मतलब वो कहते थे प्रतिभाएं सिफारिश नहीं करती। यदि आप में हुनर है, टैलेंट है, जो धावक है वो प्रथम श्रेणी का है तो कोई कितनी भी उसके साथ वो कर ले, वो प्रथम श्रेणी में आएगा। अच्छा गायक है, अच्छा गाएगा, अच्छा वादक है, अच्छा बजाएगा, अच्छा साइंटिस्ट है, अच्छा साइंटिस्ट रहेगा। इसमें कहाँ किसी के कहने की जरूरत है। उसके लिए कोई कैसे कह देगा एक खराब भाषाविद को कि नहीं नहीं ये अच्छे हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप में इतना टैलेंट पैदा करें कि आपको लोग कहें कि नहीं भाई इस काम के लिए यही व्यक्ति है, यही पायलट है, यही होनहार है। तो जब आप में ये क्वालिटी होगी तो लोग आपको पूछेंगे, पकड़ेंगे और आपके लिए महत्व देंगे और आपके लिए बुला बुला के काम देंगे। डॉक्टर ललित मोहन साहब, बहुत अच्छे तरीके से आपने इस चीज को बताया, और प्रतिभा जो है किसी चीज की मोहताज नहीं होती है, और कहा भी जाता है कि मैं दरिया हूं, मुझे मालूम है हुनर अपना, जिधर भी जाऊंगा रास्ता बन जाएगा। चलते चलते डॉक्टर साहब एक बात जो जहन में आती है, चूंकि सागर का हर एक व्यक्ति ऋणी है डॉक्टर गौर साहब का। अब बात आती है ये कि सागर का एक साधारण नागरिक डॉक्टर गौर साहब के सपने को अपने तई कैसे पूरा कर सकता है, वो योगदान दे सकता है कि भाई वो विश्वविद्यालय के लिए, वो शिक्षा के क्षेत्र में क्या मदद कर सकता है, वो किस तरह से इस भूमि को संरक्षित रख सकता है, वो बाहर से आने वाले छात्रों को कैसे प्रेरित कर सकता है, वो यहाँ के शिक्षक, कर्मचारी और उनको कैसे ये बता सकता है कि भाई ये विश्वविद्यालय दूसरे विश्वविद्यालय से भिन्न है, अलग है। आपको यहाँ गौर साहब के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए और स्कूलों में जहां भी है उनकी जीवनी को पढ़ाया जाना चाहिए। हर परिवार में अपने बच्चों को जब ये बताया जाएगा तो निश्चित ही रूप से कि कोई ना कोई, कभी ना कभी एक और गौर पैदा होगा। तो श्रोताओं, ये थी एक छोटी सी परिचर्चा डॉक्टर ललित मोहन साहब से, और आपसे बातचीत कर रहे थे दीपक निषाद साहब और मैं जयशेखर। ये बातचीत आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। डॉक्टर साहब, आप हमारी स्टूडियो आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आप दोनों का। नमस्कार। जय गौर, जय सागर।